ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन। आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा, आकाश के उस पार भी आकाश है। ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर एक बार फिर से शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन। और जीवी ऑनलाइन में आज मैं अलका लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक नया विषय, नई जानकारियों के साथ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज किस विषय पर बात होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो विषय वो है इमर्जिंग इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन टूरिज्म। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर प्रतीक हीरा जी, जो कि 18 सालों से एक टूर ऑपरेशन की कंपनी चला रहे हैं एज अ टूर ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। तो अपने लिसनर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप आज के इस विषय के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0522-2745-277 बिकॉज हम आपकी फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों के साथ। तो सर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आज हमारा विषय है इमर्जिंग इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन टूरिज्म, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के इस दौर में टूरिज्म का प्रेजेंट स्टेटस, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, अगर टूरिज्म को देखा जाए तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें हर वो आदमी जो अपने घर को छोड़कर लीजर और प्लेजर के लिए अपने घर से निकलता है उसको एक टूरिस्ट कहा जाता था। पर आज के दौर में डेफिनेशन काफी हद तक चेंज हम समझेंगे हो चुकी है या बहुत एडवांस हो चुकी है, क्योंकि आज सिर्फ लीजर और प्लेजर ही दो ऐसे शब्द नहीं है जिसके वजह से कोई भी टूरिस्ट जो है अपना घर छोड़ के निकल रहा है, बल्कि एक नॉलेज बेस्ड टूरिज्म जो है वो एक बहुत आगे तक पहुंच चुका है। और लोगों की जो जानने की जिज्ञासा है, नई चीजों को जानने की जो जिज्ञासा है, वो मीडिया के इंटरवेंशन की वजह से, एजुकेशन लेवल्स बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा आज के दौर में हो चुकी है। तो शायद डेफिनेशन कहीं आज हम जब पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को या पढ़ते हैं तो कहीं पुरानी सी लगती है आज टूरिस्ट की डेफिनेशन। जी, तो सर इन 18 सालों में जो चेंजेस, जो बदलाव आए हैं टूरिज्म के प्रोफाइल में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट प्रोफाइल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टूरिस्ट प्रोफाइल जब अगर हम शुरू में टूरिस्ट प्रोफाइल को देखते थे तो वो अगर हम एक डोमेस्टिक टूरिस्ट का वो लें, अगर सन 60 में कोई हनीमून पे जाता था तो वो हनीमून जो है 2 एरियाज में रेस्ट्रिक्टेड होता था। एक हनीमून टूर जो है वो हिमाचल ले जाया करता था, शिमला, और दूसरा हनीमून टूर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर ले जाया करता था। इसके अलावा कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन नहीं था जहां पर एक हनीमूनर जाता था। पर आज के दौर में हनीमूनर्स के लिए मल्टीपल चॉइसेस हो गई हैं। तो इससे ये देखा जा सकता है कि हनीमूनर एक बहुत ही चूजी टूरिस्ट होता है। अगर हम एक सिर्फ हनीमूनर की बात करें, जो कि एक सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरे टूरिस्ट प्रोफाइल्स में अगर देखा जाए तो, पर वो काफी चूजी है क्योंकि वो ये जानता है कि वो जिंदगी में एक बार इस तरह का ट्रैवल कर रहा है एंड इट इज अ मच काइंड ऑफ अवेटेड काइंड ऑफ मोमेंट फॉर दैट हनीमूनर। बट टुडे he has multiple choices in each state. Probably he is looking at choices which may be 10 or 12 इन नंबर्स। और पहले सिर्फ 2 स्टेट्स हुआ करते तो 2 स्टेट्स में भी 2 चॉइसेस, एक शिमला और एक आपका श्रीनगर। तो उस रेस्ट्रिक्शन से आज हम बहुत आगे एडवांस हो चुके हैं। अगर हम एक मध्य प्रदेश का प्रोफाइल देखें तो मध्य प्रदेश के पास कुछ नहीं तो 10 से 12 डेस्टिनेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए। डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो मूवमेंट है उसमें जितना बढ़ावा आज की डेट में आया है, जितना इजाफा हुआ है,
उसको देखकर हमारी सरकारें भी भौचक्की हैं जी। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज में चेंजेस डोमेस्टिक, क्योंकि टूरिस्ट को तब तक हमारी सरकारें भी इंटरनेशनल आने वाला पर्यटक ही मानती थी, जो फॉरेन नेशनल हमारे कंट्री में आता था, जिसको हम इनबाउंड टूरिस्ट कहते हैं। पर आज डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो उससे कहीं गुना ज्यादा रेवेन्यू लाने की क्षमता रखता है और कम इंफ्रास्ट्रक्चरल इनपुट कॉस्ट में काफी ज्यादा आउटपुट देने का भी वादा करता है। तो ये एक ट्रेंड डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो एडवांसमेंट है, ये बहुत ही नया उभर के सामने आया है। जी। लोगों में अगर आज के दौर में देखें तो लोगों में ट्रैवल करने की ज्यादा इच्छा शक्ति जो है वो हर दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। जैसे हमने शुरू में भी कहा, एजुकेशन उसका कारण हो सकता है और एक कारण दूसरा उसका जो है वो मीडिया हो सकता है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार एक्सरसाइज कराते हैं, हम कहते हैं उनसे आप अपनी आंखें बंद करिए और हम उन जगहों का नाम लेते हैं जहां पर वो कहीं न गए हो। अगर हम उनसे कहते हैं कि हम इजिप्ट का नाम लेते हैं तो वो डेफिनेटली इजिप्ट नहीं गए हुए होते हैं कई सारे उसमें स्टूडेंट, पर उनको कहीं ना कहीं पिरामिड्स देख के समझ में आ जाता है कि ये इजिप्ट है। अगर हम उनसे पेरिस कहते हैं या फ्रांस कहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ईफिल टावर दिखता है। इसी तरह से ये कहीं ना कहीं मीडिया का जो इतना बूम आया है उसने टूरिज्म को हमारे बहुत साथ दिया है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा इजाफा लाने में मीडिया का और एजुकेशन लेवल्स का बहुत ज्यादा इसमें योगदान है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं और अपने सभी लिसनर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त चल रहा है आपका फेवरेट प्रोग्राम जीवी ऑनलाइन और जीवी ऑनलाइन में आज बात हो रही है इमर्जिंग इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन टूरिज्म। अगर आप इस विषय के बारे में थोड़ी भी जिज्ञासा रखते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं या आप इस फील्ड के स्टूडेंट हैं और कोई सवाल है आपके मन में, तो बिल्कुल उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0522-2745-277। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर प्रतीक हीरा जी। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए, जल्दी से उठाइए फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर। तो सर, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यही कहना चाहेंगे आपसे कि अगर इंडिया की हम बात करें तो क्यों ऐसा है कि अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में इंडिया आज पिछड़ रहा है? अब टूरिज्म के केस की अगर बात करें तो हमारे जो अराइवल्स हैं वो क्यों कम है? देखिए, अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हम पर्सनली इंडिया को बहुत पुराना कंट्री नहीं मानते हैं। पुराना कंट्री इन द सेंस हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 1947 जब हमें आजादी मिली हम तब से टेक्निकली इंडिया को मान रहे हैं ग्रोथ पीरियड इंडिया का, जो एक न्यू इंडिया का ग्रोथ पीरियड है। तो अगर उस पीरियड को देखें तो हमारे पास जो हमारी टूरिज्म हिस्ट्री है वो डेफिनेटली बहुत ही नई है, क्योंकि जब हमें आजादी मिली तो सरकारों के पास, लोगों के पास बहुत सारे दूसरे प्रेसिंग इश्यूज थे। कहीं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की प्रॉब्लम थी, कहीं पर रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स थी, कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की भी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। उसको सॉल्व करते करते टूरिज्म जैसी जो एक लग्जरी एक्टिविटी कंसिडर करी जाती थी बहुत समय तक, और जो एक ऐसी एक्टिविटी कंसिडर करी जाती थी जो एक आदमी अपनी सारी बेसिक जरूरतें पूरी करने के बाद टूरिज्म जैसी एक्टिविटी में इंडल्ज करता था, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ती गई। वो हमारी सरकारों की कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आ पाई। आज के दौर में भी जब हम एक पॉलिटिकल युग में जी रहे हैं तब भी कई स्टेट्स में ये एक्टिविटी काफी पिछड़ी हुई है। पर यह कहना कि भारतवर्ष में पूरी ये एक्टिविटी पिछड़ी हुई है, ये शायद गलत होगा। ये जरूर है कि ये एक्टिविटी काफी कंसंट्रेटेड है। भारत जैसे एक बड़े देश के लिए अगर हम सिर्फ राजस्थान में उस एक्टिविटी को सीमित कर दे या हम केरला में सीमित कर दे तो ये शायद गलत होगा। तो बात यहां पर आज जो हमें करनी है वो रीजनल डेवलपमेंट की करनी है, एक इक्वल डेवलपमेंट की करनी है। जो टूरिज्म है वो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बराबर से बटा हुआ आए। एक तो ये इश्यू सामने है। दूसरा इश्यू जो सामने आता है वो रिपीट टूरिस्ट का आता है। अगर एक फॉरेन इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है आपका देश देख के चला जाता है और मिसाल के तौर पे उसने अगर गोल्डन ट्रायंगल, जो कि कोई भी आने वाला टूरिस्ट पहला वही प्रेफर करता है, ए इट इज लो इन कॉस्ट, बी इट इज द हाईलाइट ऑफ द कंट्री, जिसमें आपको आगरा मिलता है, दिल्ली मिलता है और जयपुर मिलता है, और संक्षिप्त में ये नॉर्दर्न इंडिया को बता देता है कि क्या इंडिया है।
वो करने के बाद अगर कोई रिपीट टूरिस्ट आना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो जाते हैं। शायद कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पाते हैं या मार्केट नहीं कर पाते हैं, या हमारी इमेज प्रोजेक्शन जो है कंट्री की वो कहीं ना कहीं लोली सामने नजर आती है। दूसरे मुल्कों में अगर देखा जाए तो हमारा जो इमेज है वो काफी छोटी इमेज या लोली इमेज नजर आती है, जो कि ऐसा नहीं है। इंडिया को बहुत मुल्कों में एक पुअर कंट्री, एक पॉवर्टी के साथ जोड़ा जाता है, पर हमने हमेशा ये कहा है कि इंडिया में पुअर तो रहते हैं पर इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री। तो इसको इस परसेप्शन को बदलने की बहुत जरूरत है। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? आनंद तिवारी बोल रहा हूँ। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? धन्यवाद। और हमारे जो विशिष्ट मेहमान हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी। हाँ, ये जो रिलीजन बेस्ड टूरिस्ट प्लेसेज हैं लाइक वाराणसी जी, जो है, इलाहाबाद है, अयोध्या है जी, और आपके और भी हैं, कई हैं जी, चित्रकूट है, ऐसे अब एक तरह से ताजमहल को भी आप ये भी कह सकते हैं। जी, जी, सेंटिमेंट बेस्ड जी, प्लेस है जी। तो इन पे यात्री तो कम जाते हैं या ज्यादा जाते हैं, आपकी क्या धारणा है? नहीं, रिलीजियस टूरिज्म तो अगर आप देखें कि यूपी और उत्तराखंड जब एक था तो जो मैक्सिमम डोमेस्टिक टूरिस्ट का आज भी इनफ्लो यूपी के पास आ रहा है वो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से आ रहा है। अगर आपने कुंभ के बारे में सुना हुआ हो, आज हमारे यूपी को एक कुंभ मिलता है, पहले हमारे उत्तर प्रदेश को 2 कुंभ मिला करते थे। एक हरिद्वार का कुंभ मिलता था और एक इलाहाबाद का कुंभ मिलता था। तो इलाहाबाद का जो कुंभ हमें आज भी मिलता है वो हमारे टूरिस्ट अराइवल के फिगर्स को अचानक से बढ़ावा दे देता है। वो भले ही हमें 12 साल में मिले या जैसे भी मिले, पर वो अचानक से उसको जो है बढ़ावा दे देता है। वही अभी हम जब शुरू में बात कर रहे थे तो हम डोमेस्टिक टूरिस्ट को इसीलिए हम सलाम कर रहे थे कि डोमेस्टिक टूरिस्ट जितना रेवेन्यू ले आता है और जितनी कम से कम इनपुट कॉस्ट में आउटपुट दे देता है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी नहीं दे पाता है। पर कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को ज्यादा लाइन देते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट को जो है हम अपने घर की मुर्गी दाल बराबर समझ के इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अयोध्या का भी रेवेन्यू मॉडल देखिए तो अयोध्या इज टुडे गेटिंग मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट। इसी तरह से हमारा इलाहाबाद है, इसी तरह से हमारा वाराणसी है। वाराणसी के डेफिनेटली दोनों ही तरह के इंटरनेशनल भी आते हैं और डोमेस्टिक भी आते हैं। पर जहां पर अगर हम रिलीजियस टूरिस्ट की बात करें तो उन जगहों का जहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल नहीं है। अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इन जनरल ट्रेंड जो है इलाहाबाद में कुंभ को अगर छोड़ दिया जाए तो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल बहुत कम है। या चित्रकूट की बात करें, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स बहुत कम है। नैमिषारण्य की बात करें या अयोध्या की बात करें, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स बहुत कम है। पर इनका पूरा रेवेन्यू मॉडल जो है टूरिस्ट बेस्ड है और वो पूरी तरह से रिलीजियस टूरिस्ट है जिसको कम से कम सुविधाएं चाहिए और वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। वो एक आश्रम में भी रह जाता है और आपको उसके बाद भी वो खुशी खुशी जो है यात्रा करके चला जाता है। ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड टूर प्लेस है हमारे पास जी को जी, तो उनके लिए विदेशी ही जाते हैं, उसमें डोमेस्टिक कम जाते हैं। डोमेस्टिक कम इस वजह से क्योंकि बौद्ध धर्म का जो हमारा हाँ उतना जितनी भी जगहें हैं हमारे भारतवर्ष में बुद्धिज्म फॉलो करने वाले कम हैं और बुद्धिज्म का जो जितना भी फैलाव हुआ वो फार ईस्ट एरियाज में हुआ, चाइना में हुआ और जगहों पर जो फैलाव हुआ वो बहुत भरसक हुआ। और ये हमारे लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही मेजर आशीर्वाद की तरह से टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें तो आपको मैक्सिमम टूरिस्ट जगहें जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड अभी भी आपके स्टेट में है। कौशाम्बी है, सारनाथ तो हो गया जी, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, उसके बाद उधर सनकसिया हो गया आपका जब आप कानपुर से आगरा की तरफ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगहें अभी भी आपके पास है जिसको संजोने की जरूरत है हमें। और टूरिस्ट अराइवल्स इसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पूरी इनकी भी इकोनॉमी टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है इन जगहों की, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट कम जा रहा है, इसमें बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा जा रहा है, पर वो प्योरली रिलीजियस टूरिस्ट है। जी जी। तो यूपी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इन
धरोहरों को ब्यूटिफाई करें, सुविधाएं प्रदान करें और आकर्षित करें लोगों को और भी। बिल्कुल, ये तो देवों की भूमि है। यहाँ पर सिर्फ आपके पास बनारस हिंदुइज्म ही नहीं है, बल्कि आपके पास बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म है। ये तो धरोहर है हमारी। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर हम बात न करें और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, तो हमारे पास एक्सकवेटेड साइट्स, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड एक्सकवेटेड साइट्स हैं, वो भी बिल्कुल एक ट्रेजर ट्रोव है हमारे उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य अच्छा है, उज्जवल है। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो ये थे हमारे साथ तिवारी जी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़े और अपने सवाल का उत्तर जानना चाहा। अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का सवाल है, आप भी जिज्ञासा रखते हैं, तो बिल्कुल डायल कीजिए हमारा नंबर 0522-2745-277। लेकिन इसी के साथ अपने लिसनर्स से एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि प्लीज अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पूरी तरह से कॉल कीजिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। मिस कॉल देकर आपको शायद आपके सवालों का जवाब नहीं मिल सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में मिस्टर प्रतीक हीरा जी। सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। देखिए, इंडिया में सबसे पहला जो पॉइंट बार बार स्ट्रेस हर आदमी करता है जो इस ट्रेड से जुड़ा हुआ है और जो जरा सी भी इसमें इच्छा रखता है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए और ट्रैवल ट्रेड को, हॉस्पिटैलिटी ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। जब तक हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये प्रायोरिटी पॉलिसी नहीं बनेगी और हमारी सरकार ये नहीं रियलाइज करेगी कि हम कितनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमी जो है वो 100% टूरिज्म पे बेस्ड है। 100% बेस करना हम ये मानते हैं कि गलत होगा पूरी तरीके से टूरिज्म पे, पर फिर भी जिस स्टेज पे हम आज बैठे हुए हैं, जहां पर हमारी फिगर्स जो हैं एक छोटे छोटे मुल्कों के साथ कंपीट नहीं कर पाती हैं। छोटे मुल्क से हमारा कहने का मतलब है सिंगापुर जैसा एक शहर के बराबर का मुल्क या थाईलैंड जैसा एक स्टेट के बराबर का मुल्क, उससे हम नहीं कंपेयर कर पाते हैं। तो ये एक शर्मनाक बात होती है। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन का आना बहुत जरूरी है। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद पब्लिक को किस तरह से हम समझाएं कि टूरिज्म हमारे लिए क्या बेनिफिट दे सकता है। इसको जब तक हम एक वायबल मॉडल की तरह से नहीं देखेंगे टूरिज्म को, तब तक ये चीज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं जेल कर सकती है। आप कोई भी स्टेट उठा लें, आप राजस्थान उठाएं, केरला उठाएं, वहां का एक आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म से जुड़ चुका है और वो इसीलिए जुड़ा है क्योंकि उसको एक रेवेन्यू मॉडल का समझ आ गई है कि कैसे टूरिज्म उसके लिए रेवेन्यू ला सकता है। सर, एक कॉलर है, उन्हें ले लेते हैं। हेलो भाई, मैं मित्तल बोल रहा हूँ। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। प्रतीक जी नमस्कार। नमस्कार मित्तल जी। मैं छोटी बात जानना चाहता हूँ कि टूरिज्म के जी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। देखिए, टूरिज्म एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड नहीं है इसमें। अच्छा। इसमें टूरिज्म ही एक ऐसा सेक्टर है जो 1:10 का जॉब अपॉर्चुनिटीज का रेशो ऑफर कर सकता है। यानी कि एक आने वाले पर्यटक पर 10 लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। अच्छा। और ये नौकरियां सिर्फ हाईली स्किल्ड ही नहीं होती हैं, बल्कि अनस्किल्ड लेवल तक भी जाती हैं। अच्छा। अगर आप एक होटल के दरबान को देखते हैं, आप ड्राइवर को देखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है इन नौकरियों में, पर वो टूरिज्म ट्रेड से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से हमारे जो मेन एरियाज होते हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, एस्कॉर्ट्स होते हैं, लैंग्वेज इंटरप्रेट करने वाले लोग होते हैं, ये सारे ही हमारे टूरिज्म ट्रेड से जुड़ते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा रुझाव पर्टिकुलरली किस तरफ है। सारा होटल सेक्टर एक टूरिज्म इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है। आजकल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम टूरिज्म में चलता है, 2 साल का पीएचडी होती है टूरिज्म में। तो इस तरह की डिग्रीज जो हैं वो हाईली स्किल्ड डिग्रीज भी हमारे टूरिज्म क्षेत्र में आती हैं। तो मैनेजमेंट को उसमें लाइन में जाते हैं लोग? सॉरी, मैनेजमेंट के लिए जाते हैं? हाँ, मैनेजमेंट एक सिर्फ इसका हिस्सा है टूरिज्म का, और ये मास्टर्स डिग्री इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स भी चलाता है और भी कई सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स चलाता है। इसमें लोग नौकरी करते हुए अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं और डायरेक्टली थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ, थोड़े से रुझाव के साथ इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अच्छा।
ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो सर, हम बात कर रहे थे कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। जी, तो ये गवर्नमेंट का तो एक इंटरवेंशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा गवर्नमेंट को इसकी पॉलिसीज जो हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल पॉलिसीज को जो है वो बाइफिकेट करना पड़ेगा स्टेट्स में। अलग अलग स्टेट्स को सेम लेवल की से ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आज की डेट में अगर देखा जाए तो राजस्थान स्टेट जो है उसको हाई प्रायोरिटी देता है, या केरला स्टेट उसको हाई प्रायोरिटी देता है, पर हो सकता है हमारा उत्तर प्रदेश या बिहार इसको हाई प्रायोरिटी नहीं देता है। कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं कि उनके पास प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की, नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स दूसरे तरह की होती हैं, तो वो अभी भी टूरिज्म को जो है वो एक लीजर एक्टिविटी मानते हैं या पास टाइम मानते हैं, और वो उसको एक एक्टिविटी, एक एसेंशियल एक्टिविटी की तरह नहीं देख सकते। पर उनको कहीं ना कहीं जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके सक्सेसफुल मॉडल्स हैं उससे कुछ सीखना पड़ेगा। केरला की, अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की टूरिज्म हिस्ट्री काफी पुरानी है, पर अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला हमारे सामने ही डेवलप हुआ है, हमारे स्टेट से जुड़ने के बाद ही डेवलप हुआ है, यानी कि कुछ नहीं तो 15 साल पहले डेवलपमेंट हुआ होगा, और आज केरला जो है हमारे मुल्क का हॉटेस्ट सेलिंग डेस्टिनेशन है, चाहे वो आप डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें, इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, और ऑल ईयर राउंड डेस्टिनेशन उन्होंने डेवलप करा हुआ है। इस तरह से मॉडल्स को से सीखने की हमें बहुत जरूरत है। जी, तो अपने लिसनर से एक बार यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज बात हो रही है। आज हम पर्यटन पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस विषय के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 0522-2745-277। जी सर, अगर हम पब्लिक की बात करें, आम जनता की, तो क्या टूरिज्म में इन्हें भी योगदान करना चाहिए और किस स्तर तक करना चाहिए? क्या ऐसा वो करें कि उनका भी इसमें भागीदारी हो? देखिए, टूरिज्म का बढ़ावा जो है वो जनता के योगदान से ही हो सकता है जी। और अगर टूरिज्म जो है उसको पीपल्स इंडस्ट्री कहते हैं, एक ये मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री है जो कि लोगों को लाती है, लोग ही इसको मैनेज करते हैं फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेसी का एक पूरा सिस्टम होता है उसी में ये पूरा इसका सार चलता है। अगर लोग, जनरल पब्लिक न चाहे तो एक भी टूरिस्ट जो है वो उस शहर में नहीं आ सकता। अगर आप भूटान का एग्जाम्पल लें, जब तक भूटान ने अपने को टूरिस्ट के लिए बंद रखा था, एक भी टूरिस्ट भूटान नहीं जाता था। आज की डेट में नंबर्स स्पेसिफाई करके भूटान ने अपने कंट्री को टूरिस्ट के लिए खोला है, तो उतने ही टूरिस्ट भूटान में आज जाते हैं जितने भूटान चाहता है कि आए। तो ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों की इंडस्ट्री है। लोगों का इससे जोड़ना, लोगों को मॉडल स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को बताना कि किस तरह से उनका फायदा होगा, ये समझाना, और उसी तरह से लोगों को मेन लाइन में, मेन स्ट्रीम में जोड़ना। अगर हम कोई इस तरह के भी डेस्टिनेशंस होते हैं, जैसे आप ये आपकी बर्ड सैंक्चुरी जो आगरा से जयपुर के रास्ते पे पड़ती है, उसका नाम थोड़ा सा हम अभी भूल रहे हैं, तो उसको अगर आप देखें तो वो पूरा ही जो एक एरिया है वो टूरिज्म बेस्ड एरिया है, जहां पर रिक्शा वाला, साइकिल चलाने वाला, दूध वाला, हर आदमी जो है वो, भरतपुर उसका नाम है, भरतपुर में हर आदमी जो है उसी ट्रैवल ट्रेड से, उसी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। रिक्शा वाला सिर्फ चाइनीज या फ्रेंच या जर्मन ही नहीं बोलता है, बल्कि रिक्शा वाला फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन में उन चिड़ियाओं के नाम बता देता है जो कि एक बहुत अच्छे जो लिंग्विस्ट होते हैं उनको भी नहीं मालूम होते, क्योंकि ये बहुत ही इंट्रिकेट चीज है कि स्पैरो को जो है वो हम फ्रेंच में क्या कहते हैं या चाइनीज में क्या कहते हैं। तो एक तरह से ओवर डिपेंडेंस हो गई, जो कि कई मायने में गलत भी हो सकती है, पर अल्टीमेटली पूरा ट्रेड जो है वो पब्लिक ही वहां का मैनेज कर रही है। तो पब्लिक पार्टनरशिप है इसमें, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हर तरह से गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी टूरिज्म को आगे चलाने के लिए। जो छोटे बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं आज स्कूल्स में, वहां से इस चीज को इनकलकेट करने की जरूरत है कि हमारी हेरिटेज जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन दें, किस तरह से टूरिस्ट जो है वो वास्तव में अतिथि देवो भव का उसको दर्जा मिले। सिर्फ कहने से अतिथि देवो भव नहीं हो जाएगा, बल्कि हमारे छोटे जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 5 में, क्लास 6 में, उनमें कहीं ना कहीं जैसे राष्ट्र गौरव नाम का सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी लेवल में, या दूसरे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं, मॉरल साइंस का सब्जेक्ट होता है, उस तरह से कहीं ना कहीं छोटा सा चैप्टर या 2-3 चैप्टर टूरिज्म के भी डाले जाए, जिससे उन्हें भी इंटरेक्ट करना है, उन्हें खुशी हो कि टूरिस्ट उनके पास आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं इससे जोड़ने की कोशिश करें। और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखिए आप राजस्थान में हुए, केरला में हुए, हर आदमी, हर शख्स वहां से जुड़ा हुआ है। तो जो टूरिस्ट एक्सपीरियंस लेके जाता है वो एक बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस होता है। या आज टूरिस्ट जो हमारे कंट्री में आ रहा है या हम किसी कंट्री में जा रहे हैं, वो सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल्स देखने नहीं जा रहे हैं, कोई मॉन्यूमेंट स्पेसिफिकली देखने या ग्रीनरी देखने, सिर्फ वो ही नहीं, हम एक एक्सपेरिएंशियल टूरिस्ट की कैटेगरी में आज आ चुके हैं, जहां पर हमें पूरा एक्सपीरियंस चाहिए और उसके सम टोटल को हम सक्सेस या न सक्सेसफुल होना वो हम समझते हैं उसको। तो डायरेक्टली पब्लिक का आना और मेन स्ट्रीम में गवर्नमेंट का पब्लिक को लाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने सभी लिसनर्स को एक बार फिर से याद दिला दें कि आज हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन टूरिज्म के बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर प्रतीक हीरा जी। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डायल कीजिए हमारा नंबर 0522274527। तीसरी दुनिया के देशों में 50% से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आप इसे बदल सकते हैं इग्नू के सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर में प्रवेश लेकर। इस कोर्स के द्वारा आपको समुदाय के पोषण और बच्चों की देखभाल की सेवाएं आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। इग्नू के जाने माने कार्यक्रम द्वारा टीवी और रेडियो से सीखिए। तुरंत अपने नजदीकी इग्नू केंद्र में आइए या www.ignu.ac.in पर संपर्क कीजिए। विद्या आपके घर लाएगा इग्नू, सीखने का एक नया अंदाज बताएगा इग्नू। हाथ बढ़ाया है, मंजिल दिखाई है, सही राह चलने की अब बारी आई है। सही मार्गदर्शन और ज्ञान का प्रसार, यही तो है ज्ञानवाणी का उद्देश्य। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ज्ञानवाणी रहता है आपके साथ पूरे 16 घंटे। तो फिर ज्ञान के उजाले की ओर एक कदम आप भी बढ़ाएं। साथ चले दुनिया में सभी आगे बढ़े, आगे बढ़े। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहे शुरू हो जाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। स्वागत एक बार पुनः हमारे सभी लिसनर्स का ज्ञानवाणी लखनऊ FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम जीवी ऑनलाइन। जीवी ऑनलाइन में आज हम बात कर रहे हैं पर्यटन विषय पर। जी हाँ, आज का विषय है इमर्जिंग इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन टूरिज्म। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर प्रतीक हीरा जी। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो डायल कीजिए हमारा नंबर 0522274527। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है जो कुछ जिज्ञासा लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैं जागेश वाजपेयी लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी जागेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना ही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हमारी हिंदू और बौद्धों की आबादी मिलाकर हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश में इतने धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं, उसकी तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं इतना ध्यान दे रही? दूसरी बात, जो धार्मिक पर्यटन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस पर्यटन में जगह जगह पे जो हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनमें पंडा पुजारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसी नीति नहीं बन सकती जिससे हमारा रेवेन्यू और जनरेट हो? वाजपेयी जी नमस्कार। आपका सवाल बड़ा कंट्रोवर्शियल है और धर्म और टूरिज्म जो है उसको अगर हम अलग अलग देखें तो शायद बेहतर होगा कई मायने में, क्योंकि धर्म एक बड़ा सेंसिटिव और पर्सनल इश्यू माना जाता है
और जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो हम अगर धार्मिक स्थल पे भी किसी तरह का टूरिज्म करते हैं या रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक फैसिलिटेटर होते हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेशन का काम करते हैं अगर हम टूरिज्म क्षेत्र से जुड़े होते हैं। हमारा डायरेक्टली वास्ता किसी पर्टिकुलर धर्म, समुदाय या किसी कौम से नहीं होता है। तो चाहे हम मंदिरों की बात करें या बुद्धिज्म से जुड़े हुए मॉनेस्ट्रीज की बात करें, हम वो एजेंसी नहीं हो सकते हैं या सरकार वो एजेंसी नहीं बन सकती है कभी भी कि जहां पर हम पंडों को मैनेज करने का काम करें। ये जितनी भी चीज है ये सोसाइटी से खुद ही जनरेट होके आ सकती है, पर इस पे कोई भी अंकुश लगाना शायद गलत होगा। ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात है और टूरिज्म का इसमें शायद इंटरवेंशन गलत होगा इस स्टेज पर। तो जाकेश जी, शायद आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो सर, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी मित्तल साहब ने इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की थी, तो अगर हम ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड से जुड़ चुके हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है या वो इस फील्ड में जाने के लिए क्या स्टेप कर सकते हैं। इससे पहले एक कॉलर है, उन्हें ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना नाम बताएं। जी मैडम, शैलेश कुमार बोल रहा हूँ। शैलेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैडम, लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। क्या जानना चाहेंगे? तो मैडम, ये मैं पति की जाना चाहता हूँ। जी जी, बात करें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो। हाँ नमस्कार। जी 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 जी, मैं कहना चाहूँ, मैत्री प्रोजेक्ट जो कुशीनगर में आई थी वो तो आई, लेकिन जमीनी पर क्यों नहीं आई और इसके लिए क्यों सरकार की जागरूकता क्यों नहीं दिखाई? फिर लोग जाने वाली है, बस दे रहेगा, हजारों लोगों की नौकरियां मिलेंगी और इतने आएंगे रोजगार, फिर भी उसकी जमीनी सरकार ने क्यों उदासीनता दिखाई सरकार ने? ऐसे तो शैलेश जी, देखिए, इस विषय पे कमेंट करना हमारे लिए शायद, क्योंकि हम काफी इनकॉम्पिटेंट होंगे इस विषय पे कमेंट करने के लिए, क्योंकि एक सरकारी इश्यू है और जमीन क्यों नहीं मिली और वो प्रोजेक्ट जो है क्यों बिहार को चला गया और हमें नहीं मिल पाया, और मिल सकता था तो बड़ा अच्छा होता। हम अगर ट्रैवल ट्रेड से के नुमाइंदे होने से बात करें तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए पर्सनली और सारे ट्रैवल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है अगर हम बुद्धिस्ट ट्रैवल की बात करें तो। पर बहुत सारे एयरपोर्ट को भी मिलने वाला था अंतर्राष्ट्रीय जी, नहीं, कुशीनगर में एयरपोर्ट जो है वो प्रोजेक्ट अभी भी ऑन है सरकार का, जहां तक हमारी जानकारी है। वो उस प्रोजेक्ट को शेल्फ नहीं करा गया है, पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें देखने की और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोशल इश्यूज को भी देखने की जरूरत है। सिर्फ टेक्निकली हम बात करने के लिए इस पे इनकॉम्पिटेंट होंगे। डेफिनेटली ये लॉस है हमारे सरकार के लिए, पर हो सकता है उससे कुछ बड़ा नुकसान जो है वो होने से बच रहा हो, किसी की जमीन जाने से बच रही हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस इश्यू। जी, तो शैलेश जी को शायद उनके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। और सर, हम बात कर रहे थे टूरिज्म के फील्ड में कैसे आप अपना भविष्य खोज सकते हैं। देखिए, टूरिज्म का जो फील्ड, अभी एक सज्जन का कॉल आया था, वो भी इसी बारे में इसी विषय पर बात कर रहे थे और हमने उनको बताया। देखिए, टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो कि हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड सारे ही एरियाज में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिस करता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही स्किल्ड शेफ हो तभी आपको इसमें जॉब मिल सकती है, या बहुत ही स्किल्ड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम करे हुए एक टूर ऑपरेटर हो तभी आपको इस पे जॉब मिल सकती है। बल्कि अगर आप अनस्किल्ड भी हैं तब भी आपके लिए इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मिसाल के तौर पे डोरमैन होते हैं जो दरवाजा खोलने का काम करते हैं, हमारे ड्राइवर भाई होते हैं जो गाड़ी चलाने का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। ये सारे लोग जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर लेवल पर टूरिज्म ट्रेड से जुड़े होते हैं। जैसे हमने शुरू में भी कहा, पीपल्स इंडस्ट्री है। जब हम पीपल्स इंडस्ट्री की बात करें तो हर आदमी इससे जुड़ा हुआ है। नैनीताल में एक मोची जो है वो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मोची की आदमी की, टूरिस्ट की चप्पल भी टूटती है नैनीताल में और वो मोची उसको चाहिए होता है चप्पल बनाने के लिए। टूरिस्ट की तबीयत भी खराब होती है और डॉक्टर भी चाहिए उसको। तो हर आदमी किसी न किसी तरह से अपने ही वे से टूरिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ जाता है। हर लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं।
यहां पर हमें शुरू से ही डिसाइड करना पड़ता है कि हम टूरिज्म जो एक बहुत ही ब्रॉड और बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी एक छोटी सब इंडस्ट्रीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ट्रैवल कंपनीज होती हैं, टिकटिंग कंपनीज होती हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं। किस तरफ हमारा रुझाव है, उस तरफ हमें अपनी एक्सपर्टीज बढ़ानी चाहिए, उस चीज की तरफ हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और उन्हीं चीजों की जानकारी हमें लेनी चाहिए और फिर हमें अपने करियर को शुरू करना चाहिए। एक बात जरूर है कि इसमें करियर की जो शुरुआत होती है वो एक बेस लेवल से शुरुआत होती है। जब आप किसी भी होटल मैनेजमेंट में आप एक डिग्री लेते हैं, पर आपकी शुरुआत हमेशा जो है एक वेटर ही या एक स्टीवर्ड बन के होती है। जैसे सारे ट्रिक्स ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो आप जान लें, उसके बाद आप उस होटल के कहीं आगे चल के एक जनरल मैनेजर बनते हैं और आपको सारी चीजों की मालूमात होती है और उस पूरे होटल की प्रॉपर्टी जो है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत एस्पेक्ट है इस टूरिज्म ट्रेड का, बट डेफिनेटली जो भी इससे जुड़ना हो, ये एक बहुत ही राइप और बहुत ही अच्छा समय है कि हमारे स्टूडेंट्स इस तरह के